हेलो जी। आज के दूसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं आईटीसी के बारे में। और मतलब बहुत ही स्लो बिजनेस, मतलब सबसे स्लो बिजनेस की कैटेगरी में किसी बिजनेस को डालना होगा तो वो इनमें से कोई बिजनेस होगा। ये ले लो, एचयूएल ले लो, ब्रिटानिया ले लो, किसी का ग्रोथ आ ही नहीं रहा। और ये भी उसी कैटेगरी का स्टॉक है जिसमें हमें ग्रोथ देखने को ही नहीं मिल रहा। बट हाँ, इसके इसको इस वाले स्टॉक को डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे कि इससे बेहतरीन इनके जीवन में कोई स्टॉक है ही नहीं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम शुरुआत करें कंपनी के मार्केट कैप से तो 6.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और अगर सबसे पहले हम ग्रोथ फिगर के बारे में बात कर लें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा बाय 7.3% ओवर वाई लेवल। एंड पार्ट वाज फ्लैट ओवर वाई लेवल, बल्कि थोड़ा सा पार्ट गिर ही गया, डी ग्रोथ इन पार्ट आया। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। आप हर कंपनी के लिए एक शेयर होल्डर हो। शेयर होल्डर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा। ईपीएस बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। तो क्या होगा, आपने जो एक शेयर होल्ड करके बैठे हो उस पे जो कंपनी कमाई कर रही है वो बढ़ेगी। अगर ईपीएस में ही ग्रोथ नहीं आ रहा है, ईपीएस में डी ग्रोथ आ रहा है, पैट में डी ग्रोथ आ रहा है, तो आप एज अ शेयर होल्डर पैसा कैसे बनाओगे? सिंपल सी चीज है। और अगर सिर्फ रेवेन्यू 7% से बढ़ेगा तो भी आप पैसा कैसे कमाओगे? तो आप कहानी करोगे कि भैया ये कंपनी बहुत डिविडेंड देती है, अपना 100% के आसपास का जो भी प्रॉफिट बनता है उसका डिविडेंड दे देती है। डिविडेंड यील्ड कितना आ रहा है एंड ऑफ द डे? 2-3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड आ रहा है, उससे ज्यादा डिविडेंड यील्ड आ नहीं रहा। तो आपको ऐसे सारे स्टॉक्स छोड़ने पड़ेंगे, उनसे आगे बढ़ना पड़ेगा और ग्रोथ की तरफ आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, एक चीज तो हमें क्लियर है कि हम 6-7% के आसपास की ग्रोथ के लिए स्टॉक मार्केट में आए नहीं है। अगर आप 6-7% के लिए स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आप जरूर कुछ गलत कर रहे हो। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है। क्योंकि अगर मैं देखूं 2000, अगर 2012-13 से देखें तो 2012-13 में 250 रुपए के आसपास का स्टॉक था ये, जो आज की डेट में करीबन 500-550 रुपए के आसपास का है। तो फ्रॉम फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स इट हैज जस्ट डबल्ड। तो 12 साल में डबल हुआ। तो रूल ऑफ 72 लगाएंगे तो हमें लगभग लगभग पता चलेगा कि 6% के आसपास का कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो 6% के रिटर्न के लिए आपने इतनी माथाफोड़ी कर ली, आप स्टॉक मार्केट में आ गए। आप उसके बाद आप उसको डिफेंड करने के लिए बोलोगे कि भैया और उसमें डिविडेंड भी दिया था तो डिविडेंड डिविडेंड इनकम भी ऐड करो। तो ठीक है, डिविडेंड इनकम भी ऐड कर लो, 2% का डिविडेंड यील्ड ऐड कर लो, 3% का डिविडेंड यील्ड ऐड कर लो। 8-9% से ज्यादा के आसपास का कंपनी ने रिटर्न दिया नहीं है। और ये बहुत ही बुरा रेट ऑफ ग्रोथ है, स्पेशली अगर आप ये पैसा स्टॉक मार्केट में लेके लाके लगा रहे हो तो। अब देखो, कोई डिफेंड करने के लिए कोई भी किसी भी चीज को डिफेंड कर सकता है, उसके बारे में मैं नहीं बोलना चाह रहा। बट एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हमें स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो एटलीस्ट हम इतनी ही कोशिश करें। हम इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, हम जाके कंपनियों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारा एटलीस्ट इतना तो टारगेट होना चाहिए कि हम निफ्टी 50 को बीट कर रहे हैं। दैट इज द बेयर मिनिमम। उससे कम अगर आप कर रहे हो तो उससे बढ़िया तो सारी माथा फोड़ी छोड़ो, आप इंडेक्स फंड में ही लगा दो। फिर आप यहाँ पर करने क्या आए हो? या तो आप कुछ बहुत गलत कर रहे हो, या तो आप अपने आप गलती एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, छोड़ दो उस चीज को, या फिर ढंग से रिसर्च करो और हाई ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ आओ। अगर आप इस नजरिए से बैठे हो कि भाई आईटीसी का जो डिविडेंड आता है उससे मैं अपने घर के बिजली पानी के बिल पे कर दूंगा, तो वो भी बहुत गलत नजरिया है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको हर चीज करंट वैल्यूएशन पे मैप करनी पड़ेगी। अब आप बोलो कि भाई मैंने तो 180 पे स्टॉक लिया था, आज 500 रुपए का हो गया और मेरे को तो 180 के ऊपर 20 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, वो बेवकूफी है। आपको आज की डेट में देखना पड़ेगा ना। क्या आज की डेट में आईटीसी से अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं क्या? आज की डेट में आईटी से ज्यादा ग्रोथ करने वाले स्टॉक्स पड़े हैं क्या? आज की डेट में आईटीसी से ज्यादा पार्ट ग्रोथ करने वाले स्टॉक्स पड़े हैं क्या? आप इस तरीके से चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। आप कोई बैठ के बिजनेस चला नहीं रहे हो, या आप कोई बिजनेस के साथ आपने कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी कि इस बिजनेस को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, इस शेयर को मैं कभी नहीं बेचूंगा। तो ये वीक मेंटालिटी है। आपको शिफ्ट करना पड़ेगा अपना फोकस टुवर्ड्स हाई ग्रोथ स्टॉक्स। अब देखो, अगर आपको बिजली पानी का बिल ही पे करना है आपकी स्टॉक मार्केट के इनकम से, तो आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में रख करके भी वो चीज कर सकते हो। आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। अच्छा चलो, एक चीज समझते हैं। आपने 1 लाख रुपए डाले आईटीसी में वर्सेस आपने 1 लाख रुपए डाले कोई भी एक हाई ग्रोथ स्टॉक में जिसका ग्रोथ रेट 30, 35, 40% के आसपास है। और ऐसा नहीं है ये स्टॉक ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं Q1 में ऑलरेडी लगभग लगभग 400 वीडियो बना चुका हूँ। 375, 380 कंपनीज के आसपास हमने कवर कर ली है। इन 400 कंपनियों में से आपको 50-60 आराम से ऐसे स्टॉक देखने को मिल जाएंगे जो 40-50% के आसपास पे ग्रो कर रहे हैं, बल्कि इससे ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हैं, और आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो आपको बहुत आसानी से ये वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो अगर आपने ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, उसको ढंग से ट्रैक किया, उसने अच्छे से डिलीवर किया, तो आपका आपका अगर मैं सिर्फ ईपीएस ग्रोथ की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ ईपीएस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हम कोई वैल्यूएशन एक्सपेंशन की बात ही नहीं कर रहे कि आपने 10 के पी का स्टॉक लिया था, वो 10 का पी 20 का हो गया, 30 का पी 30 का हो गया।
उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। अगर कंपनी ने उस रेट पे डिलीवर किया, 30-40% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया, तो उसका ईपीएस में भी 30-40% के आसपास का ग्रोथ आ जाएगा, अज्यूमिंग कि बिल्कुल बराबर चल रहा है, कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आ रहा। ठीक है, एकदम क्लियर कट चीज। अगर आपका ईपीएस 40% से बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो स्टॉक आपने ₹1 के ईपीएस पे लिया था, वो ₹1 का ईपीएस ₹1.40 का ईपीएस हो गया। तो आपको सीधा सीधा ईपीएस में गेन देखने को मिल रहा है। तो आपका ₹1 लाख बन गया ₹1,40,000। आप ₹40,000 से करो ना अपना सारा काम। आपको डिविडेंड इनकम पे क्यों डिपेंडेंट रहना है? अगर आपको आके 2% 3% के आसपास का डिविडेंड इनकम ही कमाना है, तो उससे बढ़िया तो आप एफडी में पैसा लगा दो ना, फिर आप स्टॉक मार्केट में गलत रीजन की वजह से आ रहे हो। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी। तो चलिए आ जाते हैं वापस कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। आप देख लेते हैं कंपनी का एक एक सेगमेंट उठा लेते हैं और फिर समझ लेते हैं उसमें किस किस प्रकार की ग्रोथ आ रही है। इससे हमें एक और चीज समझ में आती है। देखो, ये बिजनेस हम एनालाइज करने जा रहे हैं ना, इसके 5 मेन कंपोनेंट है। 5 इसके अंदर बिजनेसेस चल रहे हैं, उसके बाद भी कंपनी ओवरऑल लेवल पे ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहा। इससे हमें समझ में आता है कि भाई आप एक काम करो, एकदम बढ़िया तरीके से करो, हाई ग्रोथ के साथ करो, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो आपके 5 काम करके भी जरूरी नहीं है कि ग्रोथ आ जाएगी, कि आप ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, और वो चारों चीजें करके भी अगर आप ग्रोथ नहीं लेके आ पा रहे हो, तो बेकार ही है ना वो काम करना। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहले आ जाता है हम एफएमसीजी वाले बिजनेस में। एफएमसीजी वाला सेगमेंट वैसे ही ठप पड़ा है, कोई कंपनी ग्रोथ दिखाई नहीं रहा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां फैल के बैठ चुकी हैं, इतना बड़ा बड़ा बेस हो चुका है, किसी में भी ग्रोथ नहीं आ रही। आप चाहे कोलगेट को देख लो, एचयूएल को देख लो, डाबर को देख लो, किसी में ग्रोथ नहीं है। वही सब 4 5 6% 7% के आसपास का ग्रोथ लेके आते हैं। इन्होंने भी उतना ही ग्रो किया, 6.3% के आसपास का कंपनी का ग्रोथ रेट था ओवर वाई वाई लेवल। दूसरी चीज देख लेते हैं हम इनका सिगरेट वाला सेगमेंट। इनका सिगरेट वाले सेगमेंट की तो कहानी अलग है। ये पिछले 7 8 साल से ग्रो ही नहीं कर पा रहे ढंग से इसको। इनका हमेशा सिंगल डिजिट ग्रोथ रहता है, इस बार भी उतना ही था, 7% के आसपास का इनका इनका सिगरेट का ग्रोथ था रेवेन्यू में। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू 7% का ग्रोथ कुछ भी नहीं होता। मतलब 7% का तो आपका इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन के बराबर आप रेवेन्यू ग्रोथ लेके आ पा रहे हो। तो यहाँ पर भी हालत खराब है। फिर आ जाते हैं हम इनके होटल वाले बिजनेस पे। होटल वाले बिजनेस में फिर भी थोड़ी सी ज्यादा रेट पे ग्रो किया, 11 12% के आसपास में कंपनी ने ग्रो किया। बट आप एक और चीज समझो, होटल वाले बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास एक फाइनाइट स्पेस ही रहेगा। आपको बहुत ज्यादा केपेक्स इंटेंसिव बिजनेस है। अब सपोज आपने एक होटल बनाया, 400 कमरे का होटल बनाया। अब आपको सपोज लगता है कि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, उस एरिया की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, वहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आने लग गया। आप 400 की बजाय 500 बंदों को बिठा सकते हो, मतलब 500 रूम एलोकेट कर सकते हो। तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कल के कल एक नई बिल्डिंग बनाई, उसमें 100 रूम्स बना दिया और 100 वहां पर गेस्ट को बिठा दिया। ऐसा आप कर नहीं सकते। तो केपेक्स इंटेंसिव है। और क्या हुआ कोविड के बाद से? कोविड में तो ये सारा ट्रैवल वाला, टूरिज्म वाला सेक्टर एकदम ठप पड़ गया था। उसके बाद की जो पेंट अप डिमांड है, उसमें इन्होंने बहुत पैसा बनाया, बहुत अच्छी रेट पे ग्रोथ दिखाया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। बट आगे चल के क्या वो ग्रोथ दिखा सकते हो? क्योंकि कोविड का जो बेस था, वो बेस इफेक्ट तो खत्म हो गया। कोविड पे तो आपने छोटे बेस पे ग्रोथ दिखाया, तो बहुत अच्छी रेट पे आपको ग्रोथ आता हुआ देखने को मिला। बट अब वो बेस इफेक्ट चला गया, तो अब आप क्या वापस उसी लेवल पे ग्रो कर सकते हो? क्या आप वापस 25 30% के आसपास ग्रो कर सकते हो? मेरे हिसाब से तो अनरीजनेबल है। एक होटल को 30% से आसपास से ग्रो करना बहुत ही मुश्किल है। अब आप होटल बना लिया आपने, अब उसमें आपसे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? आप अपना रूम रेंट बढ़ा सकते हो। कि भाई आपने 15,000 का रूम देते थे, 15,000 की बजाय अब आप 17,000 का रूम दे रहे हो, 18,000 का रूम दे रहे हो, 20,000 रुपए का रूम दे रहे हो। आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई आपने होटल ग्रो कर रहा है एट द रेट ऑफ 30 40 50% के आसपास। अगर ऐसा हो रहा है, तो भैया हमें उस कंपनी को और भी ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ चल रही है उसमें। क्योंकि कोई भी होटल, आप बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझो। आप एक लैंड एक्वायर करोगे, लैंड के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करोगे, फिर आप अपना पूरा मैनेजमेंट करोगे। ये इतने बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल है, कोई ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग बनाई, बेड डाला, काम शुरू कर दिया, नीचे रिसेप्शन पे एक आदमी को बिठा दिया कि भाई भरो बंदे। ऐसा तो आप कर नहीं सकते। तो आपको टाइम लगता है। अब आप कोई एक्जिस्टिंग बिल्डिंग उठा के उसको मैनेज करने भी जा रहे हो, तो भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आप डे वन पे ही उससे रेवेन्यू कमाना चालू कर दोगे। तो ठीक है, अब आपका नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कैसे आएगा? जब आप अपने नंबर ऑफ होटल्स को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ मैनेज होटल्स को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ ओन्ड होटल्स को बढ़ाओगे, तब आपका आएगा नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। तो ठीक है, ये इनका देखना पड़ेगा। अब इसमें कहानी एक और बनती है कि अपने होटल वाले डिवीजन को डीमर्ज करने जा रहे हैं, और डीमर्जर भी हो जाएगा, एनसीएलटी के पास वो पहुंच ही गया है, तो उसमें भी कोई इशू आएगा नहीं। बट क्या सिर्फ हम डीमर्जर की वजह से ये स्टॉक खरीद लें? और अच्छा चलो, एक एक बार के लिए हम समझ भी लेते हैं कि चलो डीमर्जर से वैल्यू अनलॉक होगा डीमर्जर की वजह से, इसलिए हमने स्टॉक खरीद लिया। तो क्या हमें वो जीवन भर की कमाई करके दे देगा डीमर्जर? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इसकी बजाय एक डीमर्जर के बदले पैसा कमाने के बजाय हम एक ऐसी कंपनी पकड़े जो अगले 5 साल 7 साल तक
एक सस्टेनेबली अपने अपने प्रॉफिट्स को, अपने रेवेन्यू को 30-40% के आसपास से बढ़ा सकती है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर अगर आप बिल्कुल सिंपल गणित लगा रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपका कंपनी 36% के आसपास का सीएजीआर करता है ना, तो 36% का मतलब हो गया आपका 2 साल में कंपनी डबल कर रहा है। तो 2 साल में डबल, 4 साल में 4 गुना, 6 साल में 8 गुना, 8 साल में 16 गुना और 10 साल में 32 गुना, 32 टाइम्स हो जाता है। देखो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको बिज़नेस के साथ ट्रैक करते चलना पड़ेगा। क्या बिज़नेस 10 साल तक 36% का ग्रोथ कर पाएगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। बट एट लीस्ट आप उस राइट राइट ट्रैक पे तो हो। कम से कम आपकी कंपनी आज की डेट में 36% तो ग्रो कर रही है। जिस दिन वो कंपनी करना बंद कर दे, आप दूसरी कंपनी में स्विच कर जाना जो 36% से ग्रो कर रही है। बट आप आज आईटीसी के भरोसे बैठ जाओगे, जो ग्रो ही 7% के आसपास पे कर रहा है, या फिर डीमर्जर की वजह से इसमें आप फंस के बैठ जाओगे, तो गलत चीज होगी ना। क्योंकि अगर आज के भाव पे आप आईटीसी खरीदने जा रहे हो, तो आपका आईटीसी के आपके पोर्टफोलियो में आने का कंपटीशन होना चाहिए पूरे के पूरे मार्केट के साथ। पूरे के पूरे मार्केट में क्या सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आईटीसी है, आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी। तो चलिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्टेशनरी वाले बिजनेस पे, जो इनका ये कॉपी नोटबुक्स बेचने वाला बिजनेस है। यहाँ पर तो हालत और भी खराब रही। यहाँ पर क्या हुआ, चाइना से सस्ता माल आ गया। तो अगर ये 200 पेजेस की नोटबुक बेच रहे थे 200 रुपए की, तो चाइना वाले आ गए, चाइना वालों ने कहा कि हम तो 150 रुपए की बेच देंगे। तो सारा का सारा डिमांड उधर शिफ्ट हो गया, क्योंकि इनका कोई ऐसा प्रोडक्ट तो है नहीं कि भाई हम तो आईटीसी की नोटबुक ही खरीदेंगे। हमने तो डिसाइड ही कर लिया कि हम तो क्लासमेट ही खरीदेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो जहां जहां जैसी प्रोडक्ट सस्ता देखने को मिलेगा, वहां सारा का सारा डिमांड वहां चला गया। तो वहां पर भी हमें ग्रोथ नहीं देखने को मिला। बल्कि इनका स्टेशनरी वाला सेगमेंट तो डी ग्रू किया बाय 7% ओवर वाई वाई लेवल। और अगर हम इंडिपेंडेंटली इस सेगमेंट का पार्ट देखने जाएं, तो इस सेगमेंट का पार्ट गिर गया बाय 45% ओवर वाई वाई लेवल। मतलब बहुत ही खराब हालत थी। फिर आ जाते हैं इनके इनके एग्रीकल्चर वाले सेगमेंट में। ये जो आटा बनाते हैं या गेहूं बनाते हैं या टोबैको लीव्स का बिजनेस करते हैं ये लोग, ये वाले सेगमेंट में फिर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है 22% के आसपास का। बट आप फिर वही चीज सोचो, अगर पूरी कंपनी में से एक सेगमेंट बढ़ रहा है 22% पे, और उसके बाद भी पूरी कंपनी का ग्रोथ रेट आ रहा है 6-7% के आसपास का, तो फिर क्या ही मतलब है? क्या ही मतलब है? मतलब उस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा रहेगा। तो उससे हमें मतलब ही क्या है? अगर आपका ये मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन होता और ये पूरी की पूरी कंपनी के रेवेन्यू को बूस्ट करता, पूरी की पूरी कंपनी का रेवेन्यू 20-22% से बढ़ रहा होता, तो बात समझ में आती। बट ऐसा तो हो नहीं रहा। तो चलिए यही थी कहानी आईटीसी के बारे में। अगर आपके पोर्टफोलियो में आईटीसी का स्टॉक है, तो जरूर सोचो इस बारे में कि भाई मैंने लेके क्यों रखा हुआ है। क्या मैं सिर्फ डिविडेंड के लिए इसको लेके बैठा हूँ? और अगर मैं इसको डिविडेंड के लिए लेके बैठा हूँ, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत है। तो चलिए अभी के लिए तय रखते हैं। थैंक यू।